ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल 1 एक कंप्लीट हो चुका है। उसका क्विज वगैरह तो आपका हो जाएगा सीएसएस का। फिर उसके बाद आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता है। ठीक है। सीएसएस का नहीं, मॉड्यूल 1 के अंदर आपके पास आता है एचटीएमएल सीएसएस। फिर आपके पास आता है मॉड्यूल 2, जिसमें आती है सिर्फ आपके पास जावा स्क्रिप्ट, फायरबेस वगैरह इस तरह की चीज़ आ जाती है। सही है। फिर आपका शुरू होता है मॉड्यूल 3, जो आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, जिसमें रिएक्ट वगैरह, नेक्स्ट जेएस और उससे रिलेटेड सुपर बेस वगैरह इस तरह की चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। फिर लास्ट आपका होता है मॉड्यूल 4, जिसमें आपको बैकएंड का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि बैकएंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें। सही है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2। जो आ चुके हैं मॉड्यूल 2 तक पहुंच गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो यहाँ तक भी पहुंचे, बड़ी बात है। वरना आपके सामने यहाँ पे क्लास भरी हुई थी, आज कितने लोग हैं आपके सामने ही हैं सारे। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मॉड्यूल 3 में कितने होते जाएंगे आप भी देखेंगे। सही है। मैं भी आऊँ, आप भी आए, सब देख रहे हैं। सही है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं, फास्ट होती जाती हैं और तेज़ हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा तो वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो मॉड्यूल 2 हमारा है एक जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट ही हमने क्यों चूज़ किया, हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते थे। उसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट बड़ी पॉपुलर है वेबसाइट की तरफ। पीएचपी पे भी काम होता है, सी शार्प पे भी काम होता है। दोनों ही वो लैंग्वेजेस हैं कि जिस पे आप एक नॉर्मल वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। ठीक है। यानी कि फ्रंट एंड डिज़ाइन हो सकता है, उसकी थोड़ी बहुत लॉजिक डिज़ाइन हो सकती है, एक प्रॉपर एक जो है ना एक आर्किटेक्चर खड़ा हो सकता है आपका सी शार्प और पीएचपी के ऊपर। आपका वर्डप्रेस पीएचपी पे काम करता है। अगर आप लोगों को पता हो तो डॉट नेट, अगर आप लोगों ने किसी ने नाम सुना हो उस चीज़ का, जिस जिस तरह आपका जावास्क्रिप्ट है इस तरह डॉट नेट या आपका रिएक्ट होता है, इस तरह का डॉट नेट होता है। ठीक है। ये चलता है सी शार्प के ऊपर। ठीक है। तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको बनाने के जो है ना तरीक़ेकार डिफरेंट है। हमने जावा स्क्रिप्ट इसलिए चूज़ किया कि जावा स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है वेब बेस के अंदर। जावा बेस सॉरी जावा स्क्रिप्ट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ अगर आपको लगता है तो। ठीक है। सही है। तो जावा स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट करी थी, किसने करी थी? ब्रैंडन ईश। ठीक है। कब डेवलप करी थी? 1995 के अंदर। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 1995 में क्यों करी गई थी ये? जावा स्क्रिप्ट को बनाने का कोई खास मकसद नहीं था। जिस तरह आज एआई का ट्रेंड है, दौर है, इसी तरह उस टाइम पे ब्राउज़र का, वेब का दौर था। तो ये उसका ट्रेंडिंग एक प्रोजेक्ट था। समझ रहे हो मेरी बात? आजकल एआई का दौर है ना। आपने देखा चैट जीपीटी बना हुआ है, उसके बाद फिर डीप सी, क्लॉड, भरपूर चीज़ें बन गई हैं एआई के दौर के अंदर। ठीक है। क्योंकि ये दौर है एआई का, तो उसमें सब एआई वाली बातें करते हैं। इसी तरह उस टाइम पे दौर था ब्राउज़र का, वेब का। उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट को बनाया गया। सिर्फ इसी जो है ना समझ लें आप शुगल मेले के अंदर अंदर। ठीक है। कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें हम बना देते, बन गई। क्योंकि और लैंग्वेजेस भी काम कर रही थी इससे पहले। ये तो एक 1995, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा होगा कि अभी तकरीबन कितने साल पुरानी बात होगी, 30 साल पुरानी बात होगी। इससे पहले की 1970s के दौर की लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस, सी शार्प, सी, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं जो उससे भी ज़्यादा पुरानी है। सही है। तो ये एक 1995 की लैंग्वेज को आज आप 30 साल बाद भी इस्तेमाल कर रहे हो। वो बना बड़ा ही वो एक अलग छोटा मकसद था कि भाई चलो भाई एक ब्राउज़र के लिए हम कुछ इस तरह कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को अपडेट करते गए, बनाते चले गए। आज आपके सामने है कि आज इसके बगैर ब्राउज़र पे काम ही नहीं होता है। ठीक है। तो मेनली ब्राउज़र पे काम आपका आज के दौर में जावास्क्रिप्ट पे होता है। ठीक है। अब ब्राउज़र ब्राउज़र बार बार कर रहा हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि भाई आपने देखा डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होती है, वो ब्राउज़र पे नहीं चलती।
सही है ना। भैया आप यहाँ पे जो डेटा इंस्टॉल करते हो, ठीक है, ये VS कोड है। ये क्या है आपका? डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपकी। सही है, आपने इंस्टॉल किया, प्रॉपर चला रहे हो, क्या ये इसका इंटरनेट से लेना देना है? नहीं है। लेकिन जो ब्राउज़र पर डाटा चलता है उसका इंटरनेट से लेना देना है। अगर आप उसको लोकली रन नहीं कर रहे हो वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है, वो इंटरनेट से चलती हैं सारी चीज़ें। कनेक्टिविटी का आपको जो है ना रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ब्राउज़र का उस टाइम पे एक कंपटीशन था, दौर था, कि नई नई चीज़ें आ रही थी, कि लोग वेबसाइट की तरफ जो है ना वो हो रहे थे, फोकस कर रहे थे कि वेबसाइट भी कोई चीज़ होती है, ऐसा है वैसा है। जैसे आज के दौर में लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, अभी भी कहते हैं कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार चीज़ है। इसी तरह उस दौर के अंदर इंटरनेट के बारे में भी ये चीज़ें बातें की गई थी। कौन रेडियो और टेलीविज़न के दौर में कौन इंटरनेट पर जाके खोलेगा और ब्लॉग्स पढ़ेगा? क्योंकि पहले तो ये एक रीडिंग पर्पस के लिए बनाई गई थी। उस टाइम पे ये इसमें जो है ना आप कमेंट्स नहीं कर सकते थे, आप कुछ अपना फीडबैक नहीं दे सकते थे। सिर्फ एक रीडिंग पर्पस वाली क्या थी, एक वेबसाइट थी, शायद मैंने आपको दिखाया हो। ओल्ड वेबसाइट्स, इस तरह की वेबसाइट्स हुआ करती थी। जो पुराने दौर के हैं, उनको तो पता ही होगा ये बात। हाँ मुझे पता है, लेकिन कुछ तो है ना यहाँ पे, जैसे कि वो बैठे हुए हैं, उनको देखा, उन्होंने देखा होगा। सही है ना। मैं भी आपके दौर का हूँ यार, मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ। लेकिन ये कि स्टडी करी, पढ़ा है, तो चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब ये MSN वगैरह बड़ा पॉपुलर था ये उस टाइम पे। ये आजकल मार्केट में आपको नज़र भी नहीं आता है। MSN सुना आप लोगों ने? आप में से कोई जानता भी नहीं होगा इसको। ये अपने दौर के पीक टावर के जो है ना, मतलब ये वो है वेब इंजन है। जैसे आज गूगल है, गूगल ने मार्केट कैप्चर करी सारी सर्च इंजन के अंदर। याहू भी आपने शायद सुना होगा, काफ़ी हद तक लोगों ने याहू तो सुना ही होगा। वो भी एक टाइम पे सर्च इंजन रह चुका है। लेकिन गूगल ने फिर मार्केट ऐसी कैप्चर करी कि कोई उसको अभी तक टक्कर देना आया नहीं। अब जो टक्कर दे रहा है वो उसको चैट जीपीटी दे रहा है उसको। खैर, तो इस तरह की वेबसाइट होती थी जिसमें क्या होता था कि आप सिर्फ रीड कर सकते थे। ठीक है। तो उस जो दौर था वो, उसमें यही हुआ था कि भाई, कि कौन वेबसाइट के लिए, पढ़ने के लिए चीज़ों को इंटरनेट खोलेगा, ब्लॉग सर्च करेगा, फिर रीड करेगा। इस तरह के लोगों के सवाल थे कि यार ऐसा कौन करेगा। आज आपके सामने दुनिया 30 साल के अंदर कैसी है। 30 साल बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो आप 10 साल बाद भी देखो तो आज दुनिया कहाँ पहुँच गई थी। सही है ना। फेसबुक बना, उसके बाद गूगल ने इन्वेंट किया, फिर वहाँ पे अमेजोन चल रहा था। भरपूर तरक्की करी दुनिया ने। ठीक है। 200 के बाद से तरक्की ज़्यादा हुई है। उसमें गूगल भी मेरे ख्याल से तकरीबन 2000 के दो में पता नहीं कब बना था। फिर गूगल ने अपना V8 इंजन लॉन्च किया। उसमें आज जावास्क्रिप्ट चलता है, सारी काम सारी चीज़ें उसी पे चलती हैं। तो एक कोलैबोरेशन समझ लो काइंड ऑफ हो गया इन लोगों का आपस में। आज तभी जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर है क्योंकि वो V8 इंजन पे बहुत अच्छी चलती है, सपोर्टेड है। ठीक है। तो पहले का दौर ये था जिसमें लोगों ने मना किया कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बनती गई, तब्दीली होती गई। सामने वाले ने है ना ठान के रखा कि भाई अगर नहीं हो सकता तो करके दिखाएं, करेंगे। आज आपके सामने सब मोबाइल में यूज़ करते हैं, सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर एक जस्ट इमेजिन में एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया से अगर एक दिन के लिए इंटरनेट गायब हो गया, तबाही है दुनिया की। तबाही है ना। आपकी आपकी जो फील्ड है उसका तो कोई मकसद ही नहीं बनता फिर तो। आप डेवलपर किस काम की, जब अब दुनिया ही नहीं होगी, जब इंटरनेट ही नहीं होगा, किसके लिए वेबसाइट बनाओगे, किसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे? सही है। बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती गई और उस पर डिपेंडेंट होते चले गए। खैर, मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट से पहले आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझना है कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। राइट, सही है ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं। आप उर्दू बोलते हो, किसी से बात करते हो, तो वो एक मीडियम है ना। अपनी बात को समझाने का तरीकेकार, उससे कोई बात पता करने का, समझाने का, कोई बात करने का एक क्या है, जरिया है लैंग्वेज। अगर आप, मैं आपको कहता हूँ कि आपके सामने भी अफ्रीकन आ जाए और आप उसको उर्दू बोलो, क्या वो समझ सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? चूंकि उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। तो कंप्यूटर भी इसी तरह एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है?
बाइनरी लैंग्वेज चाहिए। स्टार्ट से मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से ताल्लुक ही नहीं रखते, उनको पता भी नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। जब मैं बातें करते जाऊँगा तो आपको पता चलती जाएंगी। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा भी आता हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जी, कुछ कह रहे हैं कोई? हम्म। मतलब मैंने क्या बोला, शायद हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी आता हो ना यार किसी को। तो अच्छा, तो ज़ीरो और वन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। वो बेसिकली कंप्यूटर नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो उसकी लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसमें कुछ गेट्स होते हैं। गेट्स पढ़े हैं? लॉजिक गेट्स पढ़े हैं? हाँ, कौन कौन से गेट्स होते हैं? नॉर, एंड, जॉर। हाँ, इस तरह के कितने मल्टीपल गेट्स होते हैं। ये गेट्स अभी आपको लगता है कि पढ़ते हुए कि बेकार गेट्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है ये। अगर किसी को वो चीज़ें नहीं आती, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ डेवलप ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो यानी कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो आप सर्किट डिज़ाइन नहीं कर सकते इस इन कॉन्सेप्ट के बगैर। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका तो नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये भी चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ज़ीरो और वन। वो आपने पढ़ा होगा कि भाई डबल, अगर डबल वन आ जाए तो वो इक्वल टू होता है ज़ीरो। कहीं अगर आपने पढ़ा होगा कि डबल वन आ जाए तो इक्वल होता है वन। ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स की बेस पे चल रहा होता है ये। ठीक है, पढ़ा होगा अगर आपने नाइन के अंदर, तो मुझे याद नहीं। पढ़ा है आप लोगों ने? फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा है? ये गेट्स के अंदर ही पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें। मैं दिखा देता हूँ, चलो। एंड ये देखा होगा ना आपने, ट्रुथ टेबल। ये देखा होगा आप लोगों ने, ए बी वाई। ठीक है। तो कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, नाइन में पढ़ा होगा। फिजिक्स का टॉपिक नहीं है ये, फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता। फिजिक्स में पढ़ाते हैं ये? अच्छा यार, वैसे मेनली मैंने जहाँ पढ़ा है ये तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ही पढ़ा है, या कंप्यूटर साइड पे पढ़ा है। तो ये इसके बता रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ए और बी मिलके एफ बना रहा है, तो ए इक्वल टू बी, जीरो 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 वन जीरो। तो ये सब क्या है? ये सर्किट डिजाइनिंग की टेक्निक्स है, इसके बगैर सर्किट नहीं चलता। ठीक है, बनता ही इन्हीं चीज़ों की बेस पे। तो ये जो जीरो वन है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, जो कि जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और वन का मतलब होता है ट्रू। इसकी मिसाल मैं सिंपल एक बटन से लेता हूँ। आप यहाँ बटन ऑन करते हो तो आपकी लाइट जल जाती है, ऑफ करते हो तो क्या हो जाता है? लाइट ऑफ हो जाती है। तो उसके पीछे भी ये गेट चलता है कि अगर वो ज़ीरो पे होता है तो फॉल्स है, यानी कि लाइट ऑफ हुई भी है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो, वो आपका एक वायर होता है जो कि कनेक्ट करता है यहाँ से डायरेक्ट, उससे जो है ना एक कनेक्शन बनाता है, और वो उसको कर देता है ट्रू। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या, किसकी लैंग्वेज है? इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स समझता है आपकी कम्युनिकेशन को। सही है। अब ये तो एक बेसिक लैंग्वेज है। अब आपको कोई काम करवाना है तो आप ऐसे तो काम नहीं करवा सकोगे, आपको पूरे सर्किट वर्किट डिजाइन करने पड़ते। तो उस चीज़ को फिक्स कर दिया कंप्यूटर बना के आपके सामने, कि आप उस पर ए लिख रहे हो तो वो ए आपको टाइप होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो ए नहीं है, उसके पीछे आप जाओगे तो वो कोड ही में मिलेगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, ऐसे कोड दिखाए थे मैंने आपको। क्या नाम था उसका? ऐसे कोड होता है, बस स्पेलिंग बोल रहा हूँ। ये पूरा टेबल है। ये देखो, आपका जो आपने अगर अल्फ़ाबेट्स कोई लिखा है, यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेट्स मेंशन नहीं करे हुए, वो शायद नीचे होंगे, ये रहे। अगर ए आप लिख रहे हो तो वो उसके पीछे ये कोड चल रहा है, उसके पीछे ये वाला कोड है, ये कोड है। तो कंप्यूटर आपका ए बी सी डी नहीं समझता, वो समझता है लैंग्वेज, जो उसको उसको ये समझ में आ रही है कि जीरो वन जीरो 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 इतने जीरो वन आ रहे हैं, इसका मतलब ये ए है। तो आप वहाँ पे ए प्रेस कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो कंप्यूटर ट्रेन हुआ हुआ है इस लैंग्वेज के ऊपर, वो इस चीज़ को समझता है। ठीक है। अब मसला ये था कि यार, ये चीज़ें होती थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको असेंबली लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज का कोड कुछ इस तरह होता है।
नजर आ रहा है? ये कोड है, ठीक है। इसमें फॉर लूप भी चला के दिखा दूंगा मैं, एफ की एल सी कंडीशन भी चल जाएगी, सब चलती है, क्योंकि ये इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे यही लैंग्वेज चलती है। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी कि मैं आपको कहूँ कि नासा के रॉकेट्स चलते थे इसके ऊपर। आज नहीं चलते, आज जो है ना लैंग्वेजेस चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में असेंबली लैंग्वेज पे बड़े बड़े नासा के रॉकेट चले। और बाकायदा एक इंसिडेंट भी हुआ था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक वैल्यू का एक फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से नासा का रॉकेट स्पेस में जाके ब्लास्ट हो गया था, फट गया था, सिर्फ एक वैल्यू की वजह से। नासा रॉकेट क्रैश ड्यू रॉकेट हैव क्रैश ड्यू टू कोडिंग एरर्स मोस्टली मेंबर। ये इसका था प्रोब 1962 डिस्ट्रॉय बाय मिसिंग हाइफन। सिर्फ हाइफन की वजह से। हाइफन पता है ना? पता है या नहीं पता? हाइफन नहीं पता? भाई क्या हो गया यार, हाइफन नहीं पता आप लोगों को? यार कोड है ना एक, यार कैसे बताऊं मैं आपको। हाइफन होता है, मैं भी भूल गया। ये यार वो डैश आता है ना, डैश, हाइफन सिंबल, डैश, हाँ ये देख रहे हो, ये अंडरस्कोर नीचे वाला आता है, वो आप प्रेस करते हो ना इसको, ये आपका अंडरस्कोर होता है, और ये होता है आपका हाइफन। सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, आप नासा का एक रॉकेट क्रैश हो गया था। अब क्योंकि ये उस लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन हुआ था, वो थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें ये बड़े छोटे छोटे एरर आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एरर है, क्योंकि उसमें उस हाइफन की बहुत वैल्यू है उस चीज़ की, ठीक है। लेकिन आप देखो, एक मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम $1 मिलियन का लॉस तो हुआ होगा। रॉकेट इतना सस्ता तो है नहीं कि 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। $1 मिलियन का तो होगा ना भाई। एक लॉस्ट, एक डेवलपर की छोटी गलती, उस पर कितना बड़ा उसको जो है ना नुकसान करना पड़ा, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज है, और ये स्ट्रांग लैंग्वेज इसीलिए है कि ये कम्युनिकेट करती है आपके हार्डवेयर से, आपके हार्डवेयर से। किससे कम्युनिकेट करती है? हार्डवेयर से। आपकी जावास्क्रिप्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करती, या दूसरी लैंग्वेजेस नहीं करती हैं। असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। मैं शुरू से पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज बन कैसे रही है, कैसे आती जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना ज़रूरी है, ताकि आप कहीं जाओ आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो आपको नॉलेज पता हो कि दुनिया में चीज़ें कैसे बनी हैं, कैसे चल रही हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जब डिज़ाइन हुई, उसके बाद उस पर काम होता गया, लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए, इंक्लूडिंग इस पर गेम तक बना हुआ है। और एक नहीं, बड़े ज़बरदस्त गेम बने हुए हैं इसके अंदर। मैं एक गेम है, उसका नाम, मैंने बहुत खेला है वो गेम, आपको बताता हूँ। रोलर कोस्टर का ये कुछ गेम था वो, नहीं, क्या था, रोलर कोस्टर टाइकॉन, ये गेम है। पता नहीं आप में से किसी ने खेला हो ना खेला हो, मुझे टाइकॉन्स गेम पसंद थे तो मैंने खेले हैं, ठीक है। तो ये गेम, तो ये बेसिकली जो गेम था, ये एक आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन हुआ था। इस गेम के अगर आप डिटेल्स पे अगर फोकस करो, इसके बारे में जाके सिर्फ एक वीडियो देखना, सही है। ये रोलर कोस्टर टाइकॉन पे जाना आप, ये गेम की ग्राफिक्स है, बहुत पुराना गेम है ये, बहुत पुराना। इसके आप सिर्फ ग्राफिक्स देखना और इसकी डिटेलिंग पढ़ना कि इसमें कितनी डिटेलिंग है, आप पागल हो जाओगे। लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज के दौर में ऐसे गेम बड़े बड़े PS5 में या GTA 5 जैसा बड़ा बड़ा गेम आपको नजर आएंगे। ये इतना डिटेलिंग गेम है, एक एक चीज़ की डिटेलिंग डाली हुई है इसके अंदर। मतलब जो NPCs करेक्टर का पता है आप लोगों को, जो वो करेक्टर होते हैं जो कि जिसका गेम का पार्ट नहीं होता, वो आगे पीछे चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उस करेक्टर्स के अंदर भी इतनी डिटेलिंग्स इन्होंने रखी हुई है इस गेम के अंदर कि आप बोलोगे नहीं यार गेम बनाया है। लेकिन किस पे बनाया है ये? असेंबली लैंग्वेज पे, ठीक है। तो आप सोचो, असेंबली लैंग्वेज कोई छोटी लैंग्वेज नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है।
मेन पर्पस जो इसका है वो यही है कि ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो कि आपके सिस्टम से कम्युनिकेट कर रही है, आपके रैम को जो है ना एक्सेस कर सकती है, उससे कोऑर्डिनेट कर सकती है, उसमें स्पेस रख सकती है, उसमें डाटा किस तरह स्टोर करना है, सारी चीज़ें इस पर चलती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद इन लैंग्वेजेस के बाद डेटा चेंज होता गया। फिर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, है ना? नहीं पढ़ा क्या? हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके पास अभी जो लैंग्वेजेस आती हैं वो पाइथन और जावा, जो कि क्या है, एक ह्यूमन फ्रेंडली है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, असेंबली और मशीन कोड। मशीन कोड मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें कोड्स होते हैं जो आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है, ये चीज़ें असेंबली और मशीन लैंग्वेज। तो ये वो लैंग्वेजेस थी जो कि आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती थी, उनसे सारे जो है परफॉर्मेंस या जो भी चीज़ें काम करवाना है सब करवा लेती थी। लो लेवल लैंग्वेज का दौर था एक, वो चला गया। उसके बाद उन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी पाइथन भी पीछे असेंबली यूज़ करती है, आपको पता है पाइथन के पीछे जो लैंग्वेज है उसके पीछे वो है असेंबली लैंग्वेज। अब दिखने में समझ लो काइंड ऑफ, मैं अगर आपको एक कहूँ तो उन्होंने एक रैपर बना लिया आपको पाइथन के नाम से देकर, कि भाई पाइथन एक लैंग्वेज डिज़ाइन कर दी, एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज बना दी काफ़ी हद तक जाके। अब आप देखो इंग्लिश वाली चीज़ें है ना सारी, इफ़ है तो इंग्लिश है, लूप है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नहीं लिखी हुई। अभी असेंबली लैंग्वेज को अगर आप देखो तो ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है, ये आपको समझ में भी नहीं आएगी क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर। किसके लिए? यार, जो चीज़ जो चीज़ सिस्टम को आपके जो है ना कम्युनिकेशन कर सकती है वो हैकिंग के लिए 100% इस्तेमाल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो उसका हैकिंग का लैंग्वेजेस से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उसके कॉन्सेप्ट से लेना देना होता है कि आप सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसकी लैंग्वेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसकी लैंग्वेज है। इंट मेन करके पुश मूव, उसमें 21 पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे, हमारा एक कोर्स होता है अपना कोल का, कोल के नाम से कोर्स होता है, उसके अंदर ये चीज़ जो है ना पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हमें बहुत पुराना प्रोसेसर पढ़ाया जाता है, मतलब कहूँगा मैं आपको वो प्रोसेसर जो शायद आज दुनिया में एग्जिस्ट भी ना करता हो, म्यूजियम का कहीं बन के रखा हुआ हो, वो प्रोसेसर आपको पढ़ाया जाता है कि वो 86 प्रोसेसर कितनी होते हैं, उसके अंदर किस तरह चलता है, ये बताया जाता है। खैर, हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता हो, ठीक है, खुद से पढ़ना पड़ती हैं चीज़ें। तो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर एक लेयर बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जिसमें आपके सामने पाइथन जावा वगैरह इस तरह की मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। अब आपने शायद मेरे ख्याल से बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, ठीक है। पाइथन है, जावा है, सी प्लस, सी शार्प, सी लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट भी इसमें आ सकती है, टाइप स्क्रिप्ट है, रस्ट है इसके अंदर आपके पास, सॉलिडिटी है आपके पास इसके अंदर, गो है इसके अंदर आपके पास, पीएचपी है। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस डिज़ाइन हुई हैं ये एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आप इजीली कोड लिख लेते हो और अपना काम करवा लेते हो, ऐसा ही है ना? आप डेवलपर हो ना, तो डेवलपर का काम क्या है? उसको काम दिया जाएगा, वो एक लॉजिक डिज़ाइन करेगा और काम कर लेगा, है ना? यही है ना? देखो, फील्ड के अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेवलपर और एक होता है इंजीनियर। लोगों को लगता है कि दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है। डेवलपर वो होता है जिसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये चीज़ें करनी, ये चीज़ बनानी है, करके दो, करके बना के दे देता है। इंजीनियर वो होता है जो इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है उसको डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर है, प्रॉब्लम सॉल्वर। डेवलपर को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटी मोटी वो कर लेता है, लेकिन मैं उसको आगे बोलूँ कि यार मुझे ये मसला है सॉफ्टवेयर के अंदर, मुझे इसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करके दो, जो सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहा है, उसको पूरा आर्किटेक्चर बना रहा है, वो इंजीनियर है, वो डेवलपर नहीं है। मार्केट में डेवलपर्स की जॉब्स कम होती चली जाएंगी, इंजीनियर्स की जॉब कम नहीं हो सकती। इंजीनियरिंग की तो ज़रूरत है, दुनिया तरक्की करेगी इंजीनियरिंग की बेस पे, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है आपके पास, इसके कोई तरीकेकार है ही नहीं। भले ही आप इतना स्मार्ट एआई बना लो, कुछ भी कर लो, किसी भी हद तक पहुंच जाओ, इंजीनियर्स की नीड खत्म नहीं होती कभी भी, याद रखना। तो आपने डेवलपर नहीं इंजीनियर्स बनना है, अपने आप को इतना डेवलप करना है
कि सामने वाला अगर कोई आपको कुछ चीज़ बोल रहा हो डिज़ाइन करने का, यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं आपको टेक्निकली कोई चीज़ बोलूँगा ना, आप शायद कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपको एक नॉन टेक्निकल होते हुए कोई बात बोलूँ, आप शायद फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो काम कैसे होगा, और अभी तो आपकी सोचने की सलाहियत अभी है ही नहीं कुछ भी। ऐसा ही है ना? तो मैं गलत कह रहा हूँ? जब कोई बोलता है कि सर मेरी सलाहियत है सोचने की, मतलब मैं अगर एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपको अभी लॉजिक बना के देता हूँ और आप मुझे किसी भी लॉजिक डिजाइन करके दे दो, आप उस काम को कैसे करोगे? अभी आप नहीं कर सकते। चंद एक होंगे जो अच्छा सा कर लेंगे, कुछ ना कुछ डिजाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है सारे बेकार लोग बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे भी होंगे कर लेंगे, क्योंकि अभी आपका एक सोचने का नजरिया बना ही नहीं है वो। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ उबर ड्राइवर है, वो कैसे चल रहा, गाड़ी कैसे चल रही है, वो कैसे एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है, गाड़ी आपके पास खुद ब खुद आ जाती है, आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, सारी चीज चल रही है, वो अभी आप डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अभी उसकी सोचने की सलाहियत है ही नहीं। सही है ना? भाई मिसाल की बात है, एक मिसाल और देता हूँ, भाई रॉकेट आसमान पे जा रहा है, जहाज किसी भी सपोर्ट के बगैर ऊपर हवा में उड़ता है, उसके पीछे एक साइंस है ना पीछे, वो अगर आपको नहीं पता तो आप दूसरा जहाज बना लोगे? नहीं बनाओगे, तो आप स्टडी करोगे उस चीज को कि वो साइंस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ऐसा जहाज चाहिए जो कि हवा में भी उड़े लेकिन पानी में भी तैरे, आप बोलो यार क्या बेवकूफ आदमी क्या बात कर रहा है, लेकिन भाई मुझे तो चाहिए। अब आपका काम है डिजाइन करके दो, तो आप क्या करोगे? आप स्टडी करोगे, सोचोगे, एक लॉजिक बनाओगे, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे कि भाई जहाज ऐसे जाएगा, पानी में जाएगा तो हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे कर देंगे उसको। मिसाल एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक। ठीक है, तो ये दुनिया जो सोचती है ना, उसके नजरिए बड़े डिफरेंट है। आपने अपने आप का जो है ना, सब में पहले सोच बदलनी है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मेरा क्या होता है, मैं चलते फिरते देखता हूँ, अगर कोई चीज़ देख लेता हूँ, ऐसे कोई एप्लीकेशन है तो मैं देखता हूँ यार ये चल कैसे रही है, कि कैसे काम कर रहा है। तो ये जो वाली चीज़ है ना, दिलचस्पी वाली, ये आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, कि अगर कोई चीज़ वर्किंग कर रही है तो कैसे कर रही है। मैंने आपको मिसाल दिया, मैंने आपको अभी असेंबली लैंग्वेज की बात करी। अब असेंबली लैंग्वेज कैसे काम कर रहा है अभी आपको नहीं पता, मैं आपको कह रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं, मैं गेम बनाता हूँ। आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं आता। सही है ना, आपको नहीं आता ना, गेम डेवलपमेंट मुझे भी नहीं आती है, लेकिन मैं उसको डिज़ाइन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो सोचने की सलाहियत है ना, उसको मैं काफ़ी हद तक आगे तक लेके जा चुका हूँ, यानी कि मैंने उसको एक्सीड कर दिया है। मेरा सोचने का जरिया थोड़ा चेंज हो चुका है पहले के जरिए से। पहले अलग तरीके से सोचते थे, अब आप टेक्निकल पर्सन हो, आप उस तरीके से सोचोगे ये चीज़ कैसे काम कैसे करती है, इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो ये चीज़ें आपकी डेवलप करनी पड़ेगी, लॉजिक बिल्डिंग इसी का तो नाम है, और क्या लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग इसी का नाम है। मैं आपको बोलता हूँ मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा यहाँ पे एंटर करूँ, उस वाले पीसी में जाके एंटर हो जाए और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। आप बोलोगे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, कैसे होगा? क्योंकि अभी आपको सोचने की सलाहियत नहीं है उस चीज़ की कि आप कैसे करोगे। जब आपको पता होगा कि एक चीज़ इस तरह परफॉर्म हो सकती है और इसके लिए ये चीज़ यूज़ कर सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे। वो कैसे डेवलप होगी? सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको। चीज़ों को देखोगे, उसको सोचोगे कि वो चल कैसे रही है। मैंने अभी आपको कीबोर्ड की बात करी, मैंने बोला मैंने ए प्रेस किया, यहाँ पे ए लिखा हुआ आता है, पीछे वो ए कैसे जा रहा है ये बात आपको नहीं पता थी, आज पता चल गई। चलो एक दो लोगों को पता होगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता हो, पता हो सकती है। आपकी मेमोरी रैम कैसे जो है ना एक रोल अदा करती है कंप्यूटर के अंदर, आपको पता है अभी? नहीं पता। चंद लोगों को पता होगा, चंद लोगों को नहीं पता होगा। तो हर चीज का एक डिजाइन की गई है, कंप्यूटर में इतनी सी चिप भी लगी है ना, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। बेफालतू कोई चीज क्यों खर्चा करेगा? तो बताने का मकसद ये है कि आप जब एक टेक्निकल फील्ड में हो तो आपका नजरिया टेक्निकली होना चाहिए फिर। सही है? हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल सकता कभी भी। ठीक है, जैसे हमारी दुनिया कैसे खड़ी है, इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता, ये तो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसका जवाब आपको ज़िंदगी में नहीं कभी मिलेगा, इतनी भी रिसर्च कर लो आप। ठीक है, आप कुछ चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं उसका जवाब आपको मिल सकता है बहुत हद तक जाके। ठीक है, कोई चीज़ बनी हुई है, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, अभी आप देख लो दुनिया में रोबोट चल रहे हैं, रोबोट कैसे चल रहे हैं नहीं पता ना आपको भी। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई काम करो, एक हफ्ते में जाके रिपोर्ट बना के ले आना, आप बोलोगे भाई घंटा में नहीं पता रिपोर्ट कैसे बनते हैं, मैं तो पता ही नहीं है।
क्या आपका काम नहीं है? लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करता हूँ, 2 हफ्ते देता हूँ, जाके रिसर्च करो। आप रिसर्च करके लाओगे, आपको पता चल जाएगा कैसे बनते हैं। फिर आप देखोगे कि लॉजिकल आपकी थिंकिंग कहाँ पे जाएगी। भाई एक इंसान है, उसका हाथ मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है? कैसे मूव हो रहा है? दुनिया में अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी आप देख रहे हो कि जो है ना आर्टिफिशियल हैंड वगैरह, इस तरह के पाँव वगैरह भी जो है ना चल रहे हैं, जिनके नहीं होते हैं उनके हाथ में लगाते हैं और वो इस तरह मूव कर रहे होते हैं जिस तरह वो चाह रहे होते हैं। क्योंकि ब्रेन आपका सिग्नल भेजता है ना। उसके पीछे की साइंस तो यही है कि आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजता है उनकी जो है ना हैंड्स को कुछ ना कुछ, कि उनको कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। ट्रिगर यहाँ से होता है, काम यहाँ से होता है। सही है। जो दुनिया ने यही देखा कि भाई इंसान अगर हाथ हिला रहा है तो कैसे हिला रहा है, कि उसके ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं। तो उन्होंने वायर्स के थ्रू जो है ना आपको कुछ इस तरह करके, जो नर्व्स होती है ना आपकी, क्या बोलते हैं उसको, वेंस वगैरह बोलते हैं, उससे कुछ जो है ना कनेक्शन बना दिया कि वो वहां से वो इस तरह की सिग्नल यहीं से आ रहा है, एक्टिव यहीं से हो रहा है, लेकिन परफॉर्म यहाँ से हो रहा है। अब किसी का हाथ नहीं है, उसका परफॉर्म कैसे होगा? नस तो है ना उसकी, यहाँ तक तो नस आ रही है ना, काम कर रहा है ना वो। तो ये पूरी पीछे के पीछे उन्होंने बड़े बड़े जो है ना चीज़ें डिज़ाइन कर दी, बना दी हैं, जो मार्केट में चल रही हैं, बिक रही हैं, महंगी हैं। सही है। तो कैसे उन्होंने अपने नज़रिए बदले। तो सोच नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा कुछ डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पढ़ते जाओगे ना, आपके नज़रिए खुद ब खुद बदलते जाएंगे, सोच कि यार ये चीज़ें कैसे काम करती है। मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इस तरह की, कि इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही वाली बात जो मैंने करी थी कि अगर आप एक मैकेनिक हो, ठीक है, और आपको अगर एक स्क्रू वगैरह खोलना है, कुछ करना है, तो आपको पता है कि सही पाना ये है, तो आप वही उठाओगे ना। या सारे उठा के चेक करोगे? नहीं यार, ये वाला भी चेक करूँ, ये भी चेक करूँ, ये भी चेक करूँ, ये चेक करूँ। नहीं ना। तो आपके पास टूल्स तो बिखरे पड़े हुए होते हैं, कौन सा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, सेलेक्टिव है, ये आपका काम है। और यही लॉजिक बिल्डिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है लॉजिक बिल्डिंग। क्योंकि ये सवाल मुझे पता है, ये आने वाले 3 महीने तक आप मुझसे सवाल करोगे, सर लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है, लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है। और उसका रीज़न यही है, जब तक आप कुछ बनाना शुरू नहीं करोगे, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे, अपने आप को उस चीज़ पर उतारोगे नहीं, लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी। मैं अगर आपसे कहता हूँ एक चेज़अप पे या इम्तियाज़ में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो कैसे चल रहा है अभी आपको नहीं पता। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी कंप्लीट कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा वो काम कर कैसे रहा है। क्योंकि अब आपको पता चल गया कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्योंकि आपने अपना सोचने का नज़रिया बदलना शुरू कर दिया। और ये करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आप आगे जाओगे, तरक्की करोगे। चीज़ें रिपीटेशन होती हैं, बदलती रहती हैं, मतलब रिपीट होती रहती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, रिपीट होती रहती है। मैंने उसकी अच्छी मिसाल एग्जांपल आपको दी थी। रील्स की एग्जांपल लेते हैं, ट्विटर जो टिकटॉक ने पहले जो है ना लॉन्च करी थी रील्स का कॉन्सेप्ट। सही है ना। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा, आपने फेसबुक पे भी देखा, आपने यूट्यूब पे भी देखा, सब अलग अलग नाम से आ गई, शॉर्ट्स के नाम से आ गई, तो कभी इधर के नाम से आ गई, उधर के नाम से आ गई। क्या डिफरेंट चीज़ है वो? कोई डिफरेंट चीज़ है वो? सेम कॉन्सेप्ट है। बस चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी उसके अंदर, लेकिन चीज़ तो वही है ना। तो आपकी फील्ड के अंदर मेनली चीज़ें रिपीट होती हैं। हाँ, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप करना है, तो भी आप उसके लिए प्रीवियस चीज़ों को यूज़ ही करोगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ही कोई नई दुनिया से उठ के कुछ बना दोगे। आप यूज़ करोगे प्रीवियस चीज़ों को। अगर मैं मिसाल देता हूँ, ब्लॉकचेन की बात करता हूँ। अब ब्लॉकचेन अगर आपको पता हो, तो 2008 के अंदर सतोशी नाकामो ने बनाया पहला बिटकॉइन। सही है। ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है, बिटकॉइन को सबको पता होगा ना यार। नहीं जानती अब तो। जो नहीं जानता हो तो मैं कहता हूँ फिर तो दुनिया में पता नहीं कहाँ सोता रहता है फिर तो सारे दिन वो। तो 2008 में एक चीज़ डिज़ाइन हुई, बनाई गई, लेकिन वो उसने जो चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ करे वो 1940 से यूज़ होता हुआ आ रहा है। यानी कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि ब्लॉकचेन किन टेक्नोलॉजीज को मिलके या किन चीज़ों को मिलके बनी है, वो 1940 के दौर से बनी हुई चीज़ें हैं, जिनको उसने यूज़ करा, फिर 1960 में, फिर 1970 में कुछ चीज़ें बनती गई। उसको मिला के से उसने एक कॉन्सेप्ट उसमें निकाल दिया था, पेयर टू पेयर वाला, और उसने लॉन्च कर दिया। ये डिसेंट्रलाइज वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये भी पहले का था, ये आज का नहीं, भी पहले का था। 1999 के अंदर पहला आपका डिजिटल करेंसी बना था। आपको लगता है बिटकॉइन पहला डिजिटल करेंसी है? नहीं, 1999 के अंदर आपका पहला जो है ना डिजिटल करेंसी बना था। तो
दुनिया क्या करती है, जो चीज पहले बना दी गई है उसी को यूटिलाइज करती है और थोड़ा सा अपना टेस्ट डाल के चीजें प्रोडक्ट लॉन्च करती है। यही कॉन्सेप्ट है। आपके सामने बड़ी बड़ी प्रोडक्ट इस चीज की एग्जांपल है, करीम, उबर, आपने देखा। उसी के ऑल्टरनेटिव यहाँ पे पाकिस्तान में कंप्यूटर खड़ा हो गया, इनड्राइव, आज आप देख लो दुनिया इस्तेमाल करती है, चल रहा है ना। उसने सिर्फ क्या किया, उसने सिर्फ एक फीचर डाल दिया, बार्गिंग वाला। भाई आप उससे जो है ना खुद ही सेट कर लो रेट, जितने में वो एग्री करता है। यही हुआ ना। उसने देखा भाई ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की, ये पैसे कम कराए बगैर तो जाएंगे नहीं, चाहे इनको जितना भी सस्ता दे दो। उसने वो एक फीचर डाला, आज पॉपुलर हो गया, वो ब्रांड बन गया आपके सामने। अभी मेरे ख्याल से उसने जो है ना तुर्की में भी जो है ना शायद लॉन्चिंग वगैरह स्टार्ट करी है, और उसमें वहाँ से बड़ी अच्छी खासी फंडिंग वंडिंग उठाई है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई चीज़ें यही रिपीट होंगी, सारी चीज़ें यही होंगी। आपको बस पता होना ज़रूरी है कौन सी चीज़ किस तरह डेवलप करनी है और कौन चीज़ के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। सही है भाई, आगे चलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, जिसमें मैंने आपको बता दिया पाइथन, जावा, सी प्लस, सी शार्प, इस तरह की मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके पास आ जाएंगी। अब जावा स्क्रिप्ट आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आज गेम डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें गेम ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनते। यानी कि अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपकी, पबजी ऐसा गेम अगर आपने बनाना हो तो वो आपका कभी भी आप इस लैंग्वेज के अंदर नहीं बना सकते। इसमें आप छोटे फ्लैपी वर्ड वगैरह गेम बना दोगे, मारियो फॉरएवर वाले इस तरह की गेम बना सकते हो इजीली। ये वाले गेम आप नहीं बना सकते इसके अंदर, बड़े वाले गेम। उसका रीज़न ये कि जावा स्क्रिप्ट चलती है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे तरफ से पूछा जा सकता है, सिंगल थ्रेड पर चलती है, ठीक है। मैंने शायद पहले बताया होगा। तो सिंगल थ्रेड क्या होता है, थ्रेड एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। यानी कि उसको एक टास्क दिया जाता है कि भाई ये काम उसने करना है। यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने अगर ए प्रेस किया है तो ये एक टास्क है जो कि आपके सिस्टम में जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर ए लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप एक साथ इस तरह के दो चीज़ें प्रेस करते हो तब भी आपके उसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज में एक ही चीज़ आती है। यानी कि मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ पे ए और एस प्रेस किया, इसमें पहले कौन सा आएगा, क्या लगता है आपको, क्यों पहले आएगा? नहीं, इसमें जो पहले प्रेस होगा आपका वो आएगा। हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दोनों एक साथ प्रेस कर रहे हो, फिर भी जो पहले प्रेस किया होगा वही आपको मिलेगा। मिली सेकंड के अंदर भी अगर आपकी कोई चीज़ उसमें आगे पीछे होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ एक साथ आप प्रेस कर रहे हो ना, ठीक है। तो अगर इसमें आप में हो सकता है हल्का सा ए आपको लग रहा हो कि आप कर तो परफेक्ट रहो, लेकिन ए प्रेस हो गया या एस प्रेस हो गया हो, तो सिंगल थ्रेड क्या करता है, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी मैं इस पर एक और चीज़ पे आता हूँ कि जावा से भी लाइन बाय लाइन चलती है, ठीक है। तो सिंगल थ्रेड क्या करता है कि एक चीज़ टास्क परफॉर्म करेगा, फिर दूसरे टास्क पे जाएगा, फिर तीसरे टास्क पे जाएगा, फिर चौथे टास्क पे जाएगा। उसके चक्कर में क्या होता है कि जब पहला अगर टास्क चल रहा है तो उसके पीछे एक लाइन लग जाती है, सही है। जब तक वो पहला वाला कंप्लीट नहीं होगा वो पीछे वाला कंप्लीट नहीं करेगा। ये इसका एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है, सिंगल थ्रेड लैंग्वेज का। मल्टी थ्रेड एक साथ मल्टीपल क्या कर सकते हैं, टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम। जिसकी मिसाल मैंने आपको बहुत अच्छी दी थी कि आपके जो गेम्स हैं वो बहुत इस चीज़ की मिसाल है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता। मतलब आप तो गेम खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं ना, आप सोच ही नहीं रहे ना वो चल कैसे रहा है। अभी मैंने आपको कहा ना कि ये सोच बदलनी पड़ेगी आपको, कि चीज़ें चल कैसे नहीं आपको सोचना पड़ेगा। अब आपने गेम पे क्लिक करते हो, आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहा है, वहां से यूजर एक आ भी रहा है, यहाँ से पौधे भी हिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। दीवार है गिर जाती है, कुछ ना कुछ है, आप फायर कर रहे हो, फायर नजर आ रहा है। बिल्कुल एक जेनरिक एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीजें एट अ टाइम सेम टाइम पे हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, क्योंकि वो एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज नहीं है, वो मल्टी थ्रेड लैंग्वेज है। अब थ्रेड कितने हो सकते हैं, वो आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब 5, 2, 10, 12, 15, 100, 50, जितने दिल चाहो क्रिएट कर सकते हो। इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अभी आऊँगा। तो हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कितनी लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर लैंग्वेज। आपकी जावा स्क्रिप्ट
इंटरप्रेटर पे चलती है। इससे मुराद ये होता है सिंपल वर्ड के अंदर कि ये सिंगल थ्रेडेड है और लाइन बाय लाइन कोड चलता है, इनका एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कंपाइलर लैंग्वेज की, तो कंपाइलर लैंग्वेज ऐसे चलती है कि आपने कोड लिख लिया, वो पूरा एक साथ चलन होता है। तो उसमें अगर एरर आता है तो फौरन मिल जाता है कि भाई एरर आ गई, ये बता देगा, आपको आइडेंटिफाई कर देगा। जावास्क्रिप्ट में एरर में टाइम लगेगा, वो पहले एक लाइन चलाएगा, दूसरी लाइन चलाएगा, तीसरी लाइन चलाएगा, चौथी लाइन पिक कर करके जब उसको एरर मिलेगा फिर वो आपको बताएगा कि इसमें एरर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? वो एक पूरा लाइन लाइन प्रोसेस है। अच्छा, उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अपना, इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में काफी सारी चीजें आपको आ जाएंगी, कैसे चलती हैं चीजें, कैसे काम करती हैं। ठीक है भाई, तो ये जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा इंट्रो था कि किस तरह काम करती है, क्या उसके प्रोसेस है, सिंगल थ्रेड है, मल्टी थ्रेड है, ये पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हम फोकस करेंगे फंडामेंटल्स पे। किस पे करेंगे? फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि फंडामेंटल्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी मिलेगी। तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि मैं आपको जो फंडामेंटल जो उसके स्टैंडर्ड है या उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, ताकि अगर आपके पास फ्यूचर में आप अगर लैंग्वेज स्विच करो, क्योंकि वो तो एक लैंग्वेज है ना, आज पॉपुलर है कल नहीं है, ये भी हो सकता है, परसों नहीं है ये भी हो सकता है। तो दूसरी लैंग्वेज पे अगर आपको स्विच करना पड़े तो आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। आप ये ना बोलो कि यार मुझे 1-2 महीना लगेगा, मैं पहले लैंग्वेज सीखूंगा और फिर पढ़ूँ, नहीं। आपके फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो फिर वो तो सिंटेक्स का फर्क होगा और कुछ नहीं है। अब प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं? काउंट करते जाओ, लिखते चले जाओ जैसा आपको लगे। पहली चीज होती है वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स सब के अंदर मिलेंगे, सब में सेम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात? फिर दूसरी चीज आपको उसमें मिलती है इफ एल्स वगैरह, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, या आप इसको कह सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो आप इसको, जिसमें आपके पास इफ एल्स हो सकता है, स्विच केस हो सकता है इसके अंदर, टर्नरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और मल्टीपल चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये हर लैंग्वेज के अंदर आपको सेम मिलेंगी। फिर कॉन्सेप्ट आता है लूप का, LOOP लूप, यह आपको हर लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। कहीं कहीं फॉर लूप होगा तो कहीं इस नाम, तो वैसे तो फॉर लूप तो हर लैंग्वेज में ही होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि लूप का कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलने वाला है। इसके अलावा एरे का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। एरे का कॉन्सेप्ट ये लिखते चले आओ, अभी आपको मुझे पता समझ में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो एरे का कॉन्सेप्ट होता है, एरे का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सेम होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का मैं कहूँगा फर्क हो सकता है, अदरवाइज पूरा सेम होगा। कोड नहीं, अभी मैं कोड पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि पर्पस क्या है उस चीज़ का। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है उसके अंदर। अब कहीं पे अलग वर्ड्स के नाम से हो सकता है, कहीं किसी और वर्ड के नाम से हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे पाइथन में डिक्शनरी होता है उसके अंदर, ठीक है, और जावा से में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी उसको क्लास के थ्रू डेवलप किया जाता है, वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। कितने हो गए अभी ये? 5 हो गए ना ये? हाँ, बस यही होता है। ट्रू फॉल्स डेटा टाइप से मैं उस पर आता हूँ अभी। यही चीज़ है। तो वेरिएबल्स, इफ एल्स यानी कंडीशंस वगैरह आपकी जो भी होती हैं, और लूप, ऑब्जेक्ट, एरे, ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ये प्रोग्रामिंग की जान है। स्विच वगैरह वो सब कंडीशन में आता है, कंडीशनल चीज़ों के अंदर आता है, इफ एल्स, स्विच ऑपरेटर, स्विच केस वगैरह, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर, कंडीशनल चीज़ों के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। ऑपरेटर अलग चीज़ है, स्टेटमेंट अलग चीज़ है। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग की एक जान है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ आपको ये चीज़ें जो है ना मिलेंगी मिलेंगी। क्लियर हो रही है बात? तो आपने इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करना है, इन चीज़ों को समझना है। ये आपको समझ में आ गई कैसे काम कर रही है, इनके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी समझ में आ गई आपको, चल कैसे रहा है, डेटा कैसे चल रहा है, चीज़ें आपके सामने ईजी होती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें। अगर आपको वेरिएबल समझ में आ गए, दूसरी चीज़ें समझ में आ गई, तो क्या होगा आपके लिए, चीज़ें आसान और होती चली जाएंगी, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग में आपको आसानी हो जाएगी।
अच्छा वैसे हम लोग एक आउटलाइन फॉलो करेंगे जिस तरह हम लोग उस पर कर रहे थे HTML CSS के अंदर। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इन्फो को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई किस तरह चीज़ें होती हैं। या इसके अलावा हम स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये बुक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। ठीक है, चीज़ों को कवर करते चले आएंगे। इसमें तकरीबन कोई आपके 89 चैप्टर्स हैं, इतने नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारे पास। कम से कम भी हम यहाँ तक तो पढ़ेंगे 75 तक। चीज़ें हमारी जो है ना, बताने का मकसद ये, एक अगर आपके पास एक चीज़ें हो ना, सिलेबस हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये काइंड ऑफ आपका सिलेबस है। ठीक है, हम यहाँ से भी चीज़ों को जो है ना यूज़ करते हुए काम करेंगे। जावा स्क्रिप्ट जैसे इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड और इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास सामने आ रही हैं। ठीक है, अच्छा तो जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपने JS की फाइल बनाई तो आपने बनाना है index.js। ये एक्सटेंशन होती है, बस डिफाइन करना पड़ता है कि ये JS है और ये HTML है। ठीक है, अब इंडेक्स JS को अगर कम्युनिकेट करना हो कि आपको अब इस फाइल को इससे लिंक करना हो, तो आप यूज़ करते हो बॉडी के बिल्कुल लास्ट में स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट SRC आप यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, और इसमें कर दोगे ./index.js। अच्छा, अगर ये फाइल ना भी बनाऊँ index.js की, तो मैं स्क्रिप्ट का टैग बना के इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, लिंक स्क्रिप्ट आप हेड में भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। बॉडी के बाद, बॉडी से आखिरी में डाला जाता है इसको, उसके पीछे भी रीजंस हैं। ठीक है, आ, आपकी HTML पहले लोड हो जाए, जावास्क्रिप्ट बाद में लोड हो, इसके लिए रखा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब आप डेटा कहीं और से मंगवा रहे होते हो, तो फिर इसको बेहतर रखा जाता है कि आप इसको पहले ऊपर रखो, यानी हेड में रख लो, या इसके अंदर एक टैग होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या होता है, डेफर। तो इससे ये होता है कि पहले आपकी स्क्रिप्ट लोड होगी और फिर आपके पास HTML लोड होती है। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। जी, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल किसी का? SCRIPT स्क्रिप्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जावा एक अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार सर जावा 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 कर रहे होते हैं, तो जावा भाई एक अलग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। हाँ, नाम अगर उससे जो उन्होंने एक मिला के रख दिया तो वो अलग कहानी है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि लैंग्वेज हमारे पास एक कंपाइलर बेस होती है, और दूसरी कौन सी बताई मैंने आपको, इंटरप्रेटर। तो जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ये इंटरप्रेटर है, लेकिन जो आपकी जावा लैंग्वेज है वो कंपाइलर लैंग्वेज है, और काफ़ी पॉपुलर है वो इस वक्त बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सिक्योर है चीज़ों के लिहाज से वो। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउज़र पर चलती है, उसको कोड पर उस पर सर्वर पर चलाया जाता है, ऐसा नहीं नहीं चलती चलती है, लेकिन वो फिर कंपाइल होती है C++ के अंदर। ठीक है, वो हम जब Node.js पढ़ेंगे तो हम उस पर देखेंगे, अभी फिलहाल हम इस चीज़ पे फोकस रखता है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी हेडिंग डाल दी और स्क्रिप्ट टैग को उस पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैं अभी स्क्रिप्ट, जो ये फाइल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सही है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, गो लाइव कर देता हूँ index.html के थ्रू, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। सही है, इंस्पेक्ट मैं करूँगा, यहाँ पे हमारे पास कंसोल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करके, ट्राई करके किस तरह चल रही। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर्स भी मिल सकते हैं, तो आप अगर आप फोकस कर रहे हो काम चेक करने के लिए, तो नो इन्फो पे रख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, तो एरर वगैरह जो भी होंगे आपको आइडेंटिफाई नहीं होंगे। वार्निंग वगैरह देखनी है, वार्निंग अगर कोई एरर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको चेक करने के लिए आप एरर पे चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कर लोगे। तो मैं नो इन्फो पे इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा घिचपिच नज़र ना आए। ठीक है, अच्छा,
अब हर लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंट करने का। सी प्लस के अंदर प्रिंट एफ करके होता है, प्रिंट नहीं, उसमें होता है सी आउट करके होता है, सी आउट यूज़ करते हैं। सी के अंदर जो है ना प्रिंट एफ करके होता है, पाइथन के अंदर प्रिंट के नाम से होता है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंट करने का। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का प्रिंट करने का ऑप्शन होता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल जानी कि जो आपका इसका पूरा यहाँ पे कंसोल है। ठीक है, ये कंसोल जो है ना आपको हर जगह मिलेगा, यानी कि आपका जो ये CMD आप खोलते होगे, ये भी कमांड प्रॉम्प्ट भी एक कंसोल है। ठीक है, इसको लिनक्स की ज़बान में कहा जाता है कि जहाँ पे आप एक प्रॉपर कोड वगैरह लिखते हो तो उसको कंसोल कहते हैं। सही है, टर्मिनल कहते हैं इसको, जो आपने सुना होगा। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो कंसोल डॉट लॉग, मुझे क्या लॉग करना है, दिखाना है। सही है, तो अब यहाँ पे हम जैसे लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया। सही है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी पढ़ाएगा आपको पहला यही चीज़ करके दिखाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो ज़िंदगी में जाके, आगे चल के किसी और से कहीं और दूसरी लैंग्वेज पढ़ो, तो आप देखोगे कोई भी पढ़ाएगा आपको हमेशा पहली लैंग्वेज का पहला काम यही करवाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समझ लो एक स्टार्टिंग है, यहीं से स्टार्ट किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, सिर्फ लॉग नहीं होते, इसके अंदर हमारे पास कंसोल डॉट एरर भी होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एरर पे कर दूंगा तो ये मेरे पास एरर के अंदर आ रहा होगा। सही है, तो लेकिन हम लॉग कर रहे हैं तो हम उसको इसलिए लॉग पे ही रखेंगे। हाँ, अगर कहीं मुझे एरर दिखाना हो तो फिर मैं उसके लिए एरर यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, ये हो गया एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कि अब आपके पास एक HTML का पेज, स्क्रिप्ट का टैग, और आपकी यहाँ पे एक फाइल बना दी, आप लोगों ने इस तरह काम कर लिया। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और इस SRC टैग को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एरर वगैरह दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं सिर्फ स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो यहाँ पे कंसोल लॉग तब भी आ रहा है। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो और किसी और फाइल में भी आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? दोनों की जो है ना आपके पास ऑप्शंस है, दोनों से आप काम कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। नेक्स्ट हमारे पास होता है वेरिएबल। सही है, मैंने सही लिखा ना मैंने, WARAI, वेरिएबल्स। नहीं नहीं, आई पहले क्यों आएगा? हाँ, पहले आएगा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल, एक सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक टेम्पररी स्टोरेज है। क्या है? टेम्पररी स्टोरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं एक काइंड ऑफ बॉक्स बनाऊंगा और उसमें कुछ डाटा स्टोर करूंगा। सही है, मैं रिफ्रेश करूंगा, वो डाटा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगर आपने तो वैल्यू असाइन करी हुई है तो दोबारा आ जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, वेरिएबल बनाने के लिए बहुत आसान चीज़ है। आप वार का कीवर्ड यूज़ करो, वार, और उसके बाद वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दो, वेरिएबल का नाम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया नेम। ठीक है, अच्छा, नेम एक रिजर्व कीवर्ड है लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट का। तो आप उसको लिखोगे तो देखोगे अक्सर इसमें ना एक लाइन आ रही होगी ऐसे करके। ठीक है, मैं जैसे बताने जाऊंगा ना थोड़ी देर में, ये मुझे प्रॉब्लम देगा, बोलेगा कि यार इसमें जो है ना लाइन आएगी, ऐसे लाइन मार्क आ रही होगी बिल्कुल बीच में। ठीक है, वेरिएबल चल जाएगा, लेकिन ये क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट ने बनाते हुए अपने पास रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक कुछ वर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट ने जब बनी है उसके अंदर रखे हुए हैं, तो आप उसको कभी यूज नहीं करो। तो आप अगर नेम लिख रहे हो तो आप नेम्स कर दो उसको, या कुछ और कर दो उसको। ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल को मैंने बना दिया है। ठीक है, अभी तक ये वेरिएबल क्या है, एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा नहीं है। मैं अगर इसको लॉग करके दिखा दूँ, आप यहाँ देखना, कंसोल लॉग नेम्स। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या है, इस पर मैं आता हूँ। ठीक है, वेरिएबल से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है
डेटा टाइप्स का। किसका आता है? डेटा टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक आपके जो है ना स्ट्रक्चर बनाए हुए डेटा को ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काइंड ऑफ, ठीक है। अब जैसे मिसाल मैं देता हूँ, डेटा टाइप्स क्या होती है कि आपकी जो डेटा है, आपका कोई भी डेटा है, किसी भी किस्म का जो भी आपने लिखा है, उसकी एक ना एक टाइप होगी। मेरी बात समझ में आई? नहीं। आप अपना नाम लिखोगे तो वो उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, एक नेम है, लेटर है, अल्फ़ाबेट्स है। तो जब आप अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखते हो इस तरह की चीज़, तो उसको डेटा टाइप्स में क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। सही है। अगर कोई बोलता है यार आप अपनी एज डिफाइन करो, तो आप अपनी एज लिखोगे, वो क्या है? नंबर। तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? नंबर। ठीक है। अच्छा, अब बात सारी है कि मैंने आपको कहा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल नाम्स के उससे कॉल होता है। स्ट्रिंग को लोग उसमें वार चार भी का अक्सर जो है ना आप लोग ने उसको देखा होगा, चार के नाम से भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग के नाम से भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है? मल्टीपल, क्या इसके क्या है? नेम्स है डेटा टाइप सेम ही। डेटा टाइप का मतलब क्या है कि आपने जो डेटा लिखा है उसकी टाइप कौन सी है। अगर आपको अपना नाम लिखना है अल्फाबेट्स के अंदर, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्या होगी? सब बोलो, मुझे पता चलेगा सब पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग होगी ना उसकी डेटा टाइप। मतलब आपका नाम नंबर तो नहीं होगा ना, या नंबर हो सकता है? क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। अब नंबर क्या है? एक आपकी एज हो सकती है, सही है। आपका फोन नंबर भी हो सकता है वो, आपका एनआईसी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो डाटा है वो क्या है आपका? नंबर डेटा टाइप के अंदर आता है। अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर इसको इंट भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको, जी, स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर्स में नंबर्स। ये डेटा टाइप डिफाइन हो रही है इसकी। अच्छा, नंबर्स में आपके पास फ्लोट भी आ सकता है, लेकिन ये कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आता है, तो हम इसको अभी सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पढ़े तो हम वही बात करें। वेरिएबल में वापस आता हूँ मैं, पहले डेटा टाइप समझो। अभी सिर्फ डेटा टाइप समझो, और लिखो नहीं, समझ लो अभी सब। लिखने के चक्कर में आप चीज़ मिस कर जाओगे, अभी समझ लो। डेटा टाइप्स आपकी डेटा की, जो भी आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी लिखते हो, उसकी एक टाइप होती है। क्या आपने डेटा लिखा है, इसकी कोई ना कोई टाइप है। ठीक है। अब अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हो, तो उसमें कोई ना कोई टाइप होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंदर आपका नाम आ सकता है, आपके वालिद साहब का नाम आ सकता है, ठीक है, आपका एड्रेस उसमें आ सकता है। तो स्ट्रिंग क्या है? जब आपको कोई अल्फ़ाबेट्स वाली कोई चीज़ लिखनी है, उसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे? स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है नंबर। नंबर एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि इस्तेमाल होती है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे आपका अपना फ़ोन नंबर है, नंबर इसीलिए बोला जा रहा है ना उसको। अच्छा, इसके अलावा आपकी एज हो सकती है, तो दो डिजिट के ऊपर हो सकती है, तीन पे हो सकती है, तीन पे तो किसी की नहीं होगी, दो पे ही होगी। खैर, तो ये क्या है? एक नंबर है। आपका एनआईसी का नंबर है, तो वो भी एक नंबर है। तो ये चीज़ें क्या है आपके पास? नंबर। इनकी डेटा टाइप्स क्या है? क्या है? नंबर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स वाली डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आती है बुलियन। ठीक है, बुलियन आपकी डेटा टाइप सिर्फ दो ही है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो ट्रू या फॉल्स। अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर मुझे कोई फॉर्म बनाना है, जेंडर अगर मुझे स्पेसिफिक करना है, तो मैं उसके लिए बुलियन भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि ट्रू है तो मेल है, फॉल्स है तो वुमेन है। ठीक है, तो क्या है, मैं इसके लिए ये वाली चीज़ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बटन की एग्जांपल दी थी कि अगर वो ऑफ है तो फॉल्स है, और अगर वो खुला हुआ है, नजर आ रहा है, ओपन, आप सब लाइट चल रही है, तो वो ऑन है, यानी कि वो ट्रू है। ठीक है, तो बुलियन एक इसकी जो है ना टाइप हो सकती है। समझ में आ गई बात? ये बेसिक्स टाइप्स हैं जो कि नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एरे भी हमारे पास एक डेटा टाइप है। ठीक है,
एरे क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या है ये एक डेटा टाइप्स है, इसको आप अभी लिख लो। ठीक है, ये मल्टीपल जो है ना, समझ लो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। स्ट्रिंग नंबर सिंगल चीज़ों है, भैया आपने एड्रेस लिखा सिंगल चीज़ है, आपका नाम लिखा सिंगल चीज़ है। ठीक है, नंबर आप लिखोगे या तो फोन नंबर लिखोगे या एनआईसी लिखोगे, सब एक चीज़ लिखोगे, तो ये क्या है सिंगल चीज़ों के लिए। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। अब इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स भी आ सकती हैं, लेकिन ये इटसेल्फ खुद भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, और इसको मैं आगे चल के ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन अगर सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो आपने सैलानी में जो एक फॉर्म भरा पूरा प्रॉपर एडमिशन के टाइम पे, जिसमें आपने डाला होगा कि भाई मुझे ये कोर्स में इनरोल होना है, ये मेरा नाम है, ये जो है उसमें एनआईसी नंबर आपने डाला होगा, और क्या पिक्चर्स वगैरह अपलोड करी होगी, तो सैलानी के पास आपका डेटा एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर सेव है, सिंपल वर्ड के अंदर। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जो डाटा बिखरा हुआ होता है ना, ये मतलब फैला हुआ डाटा है, क्योंकि आप आपसे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म जो है ना फिल करे। एक मिसाल है, 500 लोगों ने फिल करे, 500 लोगों में मुझे निकालना है कि भाई हमजा का डाटा निकालना है सारा, तो हमजा का डाटा मैंने एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रख के सेव कर दिया, ऑर्गेनाइज करके रख दिया सिंपल वर्ड के अंदर। तो जब मुझे निकालना होगा मैं हमजा के नाम से निकालूंगा तो मुझे सारा डाटा हमजा का मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपके एनआईसी वाले होते हैं फटाफट आपका एनआईसी नंबर डालते हैं और आपकी पूरी जो है ना कुंडली निकाल के फेंक देते हैं, कैसे करते हैं, उनके पास डेटे के पूरा फॉर्मेटिंग आपके पास रखा हुआ है सब कुछ, जो जो आपने किया हुआ है। सही है, उस पर हम बात करेंगे आगे चल के। तो ये एक आपके पास डेटा टाइप हो गई। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक सिंबल भी होती है। ठीक है, और एक हमारे पास बिग इंट भी होती है। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसी चीजें हैं, ऐसी डेटा टाइप है जो कि एक पॉपुलर नहीं है, इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है इतनी। ठीक है, अब बिग इंट का ये होता है कि जब ज्यादा नंबर्स की डाटा होता है तो फिर वो क्या करता है, उसको नंबर ऑफ एंस में डिफाइन कर देता है। सिंपल वर्ड के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। यार आप लोगों ने अगर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, जब आपको नहीं पता होता कि डाटा कहाँ तक जाएगा, तो आप क्या करते हो, उसको डिफाइन करते हो तो एन, करते हो नहीं करते, मैथ्स के स्टूडेंट हो सारे, सॉल्व करें प्रॉब्लम्स। उसके अंदर क्या होता है कि जब किसी चीज की लिमिट नहीं पता होती तो आप उसको क्या बोल देते हो, नंबर ऑफ एन, उसको एन के जो है ना उससे जो है ना आप डिफाइन कर देते हो कि चूंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आखिरी जाके कहीं पे भी चला जाएगा। जैसे 1 2 3 करके जा रहे हो और आखिरी में एन लिख देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई इसकी आखिरी लिमिट कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जितना भी डाटा बड़ा हो जाए, यानी कि अगर मेरे पास समझ लो कोई 50 डिजिट आ गए, तो अब इस चीज को मुझे अगर सेट करना है तो मैं इसको बिग इंट के अंदर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, बिग इंट से मुराद एक बड़ी जो है ना इंटीजर की अमाउंट है। सही है, सिंबल ये कि हम किसी भी डाटा को सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, सिंबल का मतलब तो पता है ना आपको, जैसे हम लोगों ने देखा भाई एक चीज को असाइन किया जाता है, ये चीज, अब आईडी एक सिंबल है। ठीक है, तो मैं आईडी को एक सिंबल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है डेटा टाइप्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होती है अनडिफाइंड और नल भी होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स है। ठीक है, सब में ज्यादा डेटा टाइप आपको जावास्क्रिप्ट में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलने वाली। नजर आ रहा है। अब अनडिफाइंड और नल, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है सारे, मैं इसको बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा सही से, लेकिन अभी आपको सिंपल वर्ड के अंदर डिफाइन करता हूँ। अनडिफाइंड का मतलब है कोई चीज है जरूर, लेकिन उसको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी गई। बात समझ में आई। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैंने वेरिएबल बनाया नेम्स, लेकिन इसकी कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है कोई डेटा टाइप, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है अगर नहीं है तो अनडिफाइंड डेटा टाइप है। वापस आते हैं उसके ऊपर, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि हाँ भाई नेम्स नाम की चीज एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन इसमें क्या डाटा है क्या नहीं है हमें पता ही नहीं है, इसलिए उसने कर दिया भाई अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है ये। क्लियर हो गई बात। हाँ, अगर मैं इसमें कोई डेटा टाइप डिफाइन कर दूं, जैसे मैं इसमें नंबर लिख दूं, मैं इसमें स्ट्रिंग लिख दूं, तो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ चीज डिफाइन है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसकी डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड। ये आपको बहुत दिखने को मिलने वाला है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से।
अक्सर लोगों के एरर की वजह भी यही बनती है, एरर्स जो है ना इससे बहुत बनते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नल। नल क्या होता है? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अनडिफाइंड का मतलब है कि उसमें कोई चीज है तो सही, लेकिन वैल्यू है नहीं उसके अंदर, हम लोग को डिफाइन ही नहीं करी हुई। अच्छा, अब मैं वेरिएबल को नल अगर मैं उसको दे दूं कि भाई ये नल है, अभी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ नेम्स में, अगर मैं नेम में यहाँ पे जाके इक्वल टू कर देता हूँ नल, तो ये क्या डेटा टाइप है? मैंने उसको बता दिया भाई ये है नल, तो यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूंगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं भी लिखता तो भी अनडिफाइंड आ रहा है। नल का फायदा ये होता है, फायदा तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फायदा नहीं होता, यूज केस बोलो आप इसका। इसका यूज केस क्या है? हाँ, अब इसका यूज केस ये होता है कि अनडिफाइंड लोग अक्सर तब रखते हैं कि अगर उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी हो उस चीज के अंदर, यानी कि मैंने अभी नेम्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आगे चल के कुछ काम परफॉर्म करूंगा, बाद में जाके इसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू असाइन करने वाला वर्ड भी अब ध्यान में रखना है, इसको समझना है अभी हमने। ठीक है, नेम मैंने डिफाइन कर दिया, नेम। नेम अभी आपका कुछ भी नहीं है, सही है, एक वेरिएबल बनाया नेम, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपने बताया कि भाई मेरा नाम है जैसे रामेश। ठीक है, अब क्या होगा कि वो नेम मैं सेव कर दूंगा उस नेम वेरिएबल के अंदर। अब उसके अंदर वैल्यू क्या हो गई? डिफाइन हो गई। पहले तो ऊपर तो वो था अनडिफाइंड, लेकिन नीचे मैंने वैल्यू उसमें डिफाइन कर दी। अब उसकी डेटा टाइप क्या हो गई? जो उसका नाम है, डेटा टाइप क्या होगी उसकी? स्ट्रिंग। अब वो अनडिफाइंड नहीं है, पहले था अनडिफाइंड, बाद में वो क्या हो गया? स्ट्रिंग। अब बात की जा रही है नल की। नल नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एक चीज डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, नल डिफाइंड डेटा टाइप जो है ना डिफाइन करी नहीं जाती किसी को, मतलब आप किसी को देखोगे नहीं, अगर किसी को, बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई डेटा टाइप नल डिफाइन करता है। ये बेसिकली डेटा टाइप वो होती है जब आपके पास पीछे सर्वर से डेटा आ रहा होता है ना, ये उसमें आती है डेटा टाइप्स। यानी कि मैंने सर्वर में डेटा मंगवाया है, जैसे मैंने अभी बात करी थी आपसे ऑब्जेक्ट की बात करी, जिसमें आपके पास एक अरेंज डेटा रखा हुआ है, ऐसा ही है, सही है ना? अब आपने सैलानी का फॉर्म भरा था, ठीक है, मैं उस डेटा की बात करता हूँ, उसमें आपने क्या भरा? नाम और रोल नंबर का भरा आप लोगों ने, वो तो असाइन हुआ होगा। एनआईसी आपने भरा, और पिक्चर, ईमेल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये कितनी चीजें? 6 चीजें। ठीक है, नाम, ईमेल और एनआईसी, ठीक है, एड्रेस, नहीं नहीं अभी तो 6 चीजें हो गई थी ना, डेट ऑफ बर्थ, और कोर्स भी रख लो, चलो पिक्चर भी रख लो। अब अगर मैंने पिक्चर अपलोड नहीं करी है और मैं सबमिट कर देता हूं आपका फॉर्म, तो उसकी डेटा टाइप अब अनडिफाइंड नहीं है, उसकी डेटा टाइप क्या है? नल। क्योंकि मैंने चीज ऐड ही नहीं करी, भेजी ही नहीं उधर, पिक्चर नहीं डाली, तो उसकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप उसकी हो गई नल, अनडिफाइंड नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोबारा समझा देता हूं, अनडिफाइंड समझ में आ गया? एक मिनट, हेलो, आवाज मुझसे आ रहा है फिलहाल? नहीं नहीं, तकरीबन 1:30 बजे तक आना है। ग्रुप पे मैसेज कर देना ना, मैंने बोला था, सही है, ये 1:30 बजे तक का। चलो वापस आते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि आपने सैलानी का एक फॉर्म भरा, आपने उसमें अपनी इमेज अपलोड नहीं करी। अगर आप इमेज अपलोड करते तो वहां पे आपकी इमेज का यूआरएल आता। ठीक है, क्या आता? यूआरएल। वो अब एक बात की कहानी है, वो किस तरह आता है स्टडी करेंगे, उस चीज को आगे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है कि यूआरएल आपके पास आता कि भाई ये इसकी इमेज का यूआरएल है। अगर मैंने इमेज अपलोड ही नहीं करी तो उसको जो डेटा टाइप असाइन होगी वो होगी नल, यानी कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। डेटा डिफाइंड नहीं है, उन्होंने स्ट्रक्चर बना के फॉर्मेटिंग रखी हुई है।
अब जैसे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे हो गया आपका एक नेम, ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ, सबर कर लो सबर कर लो। CNIC हो गया आपका, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया, और पिक्चर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, और क्या हो गया आपके पास, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। बिल्कुल उसको सिंपल रखते हैं, सही है। अच्छा भाई, तो वापसी आते हैं, ठीक है। अब आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ठीक है, इस तरह आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब आपका नाम होगा, CNIC होगा, एड्रेस, पिक्चर या कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है आपके बनाने वाले के ऊपर, सही है। यानी कि जो आपका ये स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो क्या कर सकता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो नल असाइन कर सकता है, या वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता है, ठीक है। यानी कि मैं इसको हटा के एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं अगर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रख रहा तो मैं रखूंगा नल। अब आप आए, आपने सैलानी का फॉर्म भरा, आपने अपना नेम रखा, CNIC लिखा, एड्रेस लिख दिया। अब जैसे आपने नेम लिखा तो वो नल से चेंज होकर इसमें आ गया, तो जैसे मैंने रख दिया, इसका नाम हो गया हमजा, ठीक है। CNIC के लिए मैंने यहाँ पे इसको, या तो मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी रख सकता हूँ, या मैं नंबर रख लेता हूँ, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने कुछ नंबर नंबर लिख दिए, CNIC हो गया, ठीक है। एड्रेस आपका मैंने इसमें लिख दिया भाई, डिफाइन कर दिया भाई फिलहाल, सही है। पिक्चर अगर चाहूँ तो मैं इसको भी स्ट्रिंग में रख सकता हूँ, या तो नहीं पे भी रख सकता। इसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका कुछ नंबर डिफाइन कर दिए, सही है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपका डिजाइन हो जाएगा इस तरह, जिसमें आपका नाम, आपका CNIC। अब आपके पास पिक्चर नहीं थी, आपने नहीं डाला, जब वैसे तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई अगर आप ये फॉर्म पिक्चर नहीं डालोगे तो वो आपको सबमिट करने देता ही नहीं है, लेकिन अगर ये चीज मैंने नहीं लगाई है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है, हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैंने पिक्चर नहीं लगाई है तो मेरी डेटा टाइप नल चली जाएगी,
यानी कि अब जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हो उस इस पूरे डेटा के साथ, तो आपकी पिक्चर पे आपकी पिक्चर तो नहीं आ रही होगी, तो वो एक बाय डिफॉल्ट हो सकता है कोई पिक्चर उन्होंने लगाई हो तो वो दिखा रहा हो। इसमें आपके पास बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स यूजर्स की आ रही होती हैं इस तरह की, यूजर आइकन, ठीक है, इस तरह की पिक्चर्स आ रही होती हैं। ये पिक्चर वो क्यों आ रही होती है, उसके पीछे कंडीशन लगी होती है कि अगर यूजर की अपनी पिक्चर ना हो तो जो पिक्चर हमारे सिस्टम में हमने डिजाइन करके रखी हुई है, सेव करी हुई है बाय डिफॉल्ट वाली, वो दिखा दो। अब ये बात मैं सिर्फ सलाहने की नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी जगह पर चले आना, आप फेसबुक पे भी बनाओगे ना तो भी आपकी पिक्चर नहीं आ रही होती है अगर आप नहीं डालोगे तो। सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लो, सब सीखेंगे। सही है, समझ में आया नल का पर्पस। अब पिक्चर आपकी नहीं है, पिक्चर नहीं है तो नल आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इस तरह नल भी रखूं, हो सकता है मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पिक्चर एक यूआरएल में सेव होती है। यूआरएल में कैसे सेव होती है हम उस पर आगे चल के बात करेंगे, उस पर बहुत एक लंबा टॉपिक है वो। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी हो गई नल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये आपके पास सारी होती है डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, सिंबल, बिग इंट, अनडिफाइंड और नल। कितनी, 7 8 हो गई, कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं नहीं ये इतनी है, 10 तो नहीं है, इतनी है। देख लेते हैं इसमें कुछ मिस तो नहीं हो गया हमसे। नल तो हो गया, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, सिंबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, नहीं नहीं ऑलमोस्ट सारी हो गई हमारे पास, ठीक है। हाँ अब पूछो आप क्या बोल रहे हो। लेकिन बताया था मैंने आपको भी, ज्यादा जो आपके पास नंबर्स के डिजिट्स होते हैं तो उसके लिए फिर बिगिन यूज किया जाता है, इसकी कोई एक लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट है किसी का, अगर उसी को लिमिट नहीं है, बस इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ भी आ सकते हैं, बिलियन मिलियन भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर से भी आ सकता है, ट्रिलियन में जा सकती है, इनफाइनाइट भी सवाल हो सकता है बिल्कुल उसके लिए, लेकिन इनफाइनाइट एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट अलग है ना, उस पर वो नंबर से बाहर चला जाएगा, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, उससे पहले आपको अभी समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इस चीज को समझना है कि डेटा टाइप है क्या, सही है, और इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह वेरिएबल्स को यूज करते हैं, किस तरह इन पे वैल्यू असाइन होगी, सही है, पूरा सारा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोग चेक हो जाएंगे। अब जिनके असाइनमेंट नहीं अपलोड है वो अपलोड कर दें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हम्म, यार मुझे याद नहीं आ रहा। सही है ना भाई, मैं एक्टिव कर देता हूँ अभी, आप आज आज अपलोड कर दो जिनके अपलोड नहीं है, जिनके भी पोर्टल पे अपलोड नहीं है असाइनमेंट अपलोड कर दें, ठीक है। किसका आउटपुट, ऑब्जेक्ट का आउटपुट, ऑब्जेक्ट का आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का आउटपुट दिखाना पड़ेगा मुझे बनाने के पूरा पर, मुझे इसको वेरिएबल में डालना पड़ेगा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ये इस तरह कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया, हाँ ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं। ये आ गया, क्या तो ये, देखो अभी इस चीज पे नहीं पढ़ो, ये चीज अभी आपकी अभी की नहीं है, जब होगा आप बिल्कुल पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे ना। अब आगे भाग रहे हो आप लोग सारे काफी, अब इस चीज को छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता वन एक एक स्टेप पे जाएंगे। मैंने लास्ट में लिखा है ना इसको, एंड में क्यों लिखा है, पहले स्ट्रिंग में नंबर क्यों नहीं लिखा, पहले ये चीज समझेंगे उसके बाद ये चीज समझ में आएगी, वरना समझ में भी नहीं आएगी कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सही है। बाकी इस पर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसको, असाइनमेंट में दूंगा 1 2 क्लास के बाद, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगी तो।